ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 51। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। ध्रुवंश फ्रस्ट्रेट होकर धारा को देख रहा था। धारा के चेहरे पर परेशानी थी। ध्रुवंश ये देखकर उससे कहता है, वो मॉम के पास है और सेफ है। तुम रेडी हो जाओ और फिर हम दोनों बाहर चलते हैं, तुम्हारे बच्चे के पास। तुम्हारे बच्चे के पास, ये शब्द ध्रुवंश ने दांत पीसते हुए कहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। धारा का बार बार बच्चे का नाम लेना उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा था। अब धारा उठना तो चाहती थी, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। ध्रुवंश को ये जब एहसास होता है तो वो आगे बढ़कर धारा को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर सीधे वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र और राव्या सिंघानिया विला से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दोनों कार के सामने ही खड़े थे। पूरा परिवार उन्हें अलविदा कहने के लिए बाहर था। कुछ परिवार तो खुद जाने के लिए बाहर थे। वो भी रुद्र राव्या को अलविदा कहने के लिए रुके हुए थे। ध्रुवंश इस वक्त रुद्र को घूर रहा था, क्योंकि कल जो रुद्र ने आइडिया दिया था उसका 1% भी काम नहीं आया था। वो रुद्र को घूरते हुए कहता है, सबसे बेकार आइडिया था। पागलपन क्या, पागलपन का पा भी खत्म नहीं हुआ। रुद्र ये सुनकर आराम से जवाब देता है, इसीलिए तो यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तो बस इसीलिए कह रहा था ताकि तुम एंजॉय कर सको। अदरवाइज मैं कोई पागलों का डॉक्टर नहीं हूँ, इसीलिए उनका इलाज नहीं बता सकता। ध्रुवंश उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। आव्या इस वक्त काव्या के गले लगे हुई थी। काव्या उसकी पीठ पर हल्का थपथपाते हुए कहती है, ध्यान रखना अपना। आव्या मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और फिर आदित्य के गले लगा लेती है। आदित्य बस उसके सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाता है। आव्या अब अव्यान और प्रज्ञा के पास जाती है। उनसे मिलने के बाद, उनकी छोटी सी बेटी अवन्या से थोड़ी बातें करने के बाद वो ध्रुवंश के पास जाती है। वो ध्रुवंश को कसकर गले लगाए कहती है, आई रियली मिस यू बच्चा, लेकिन तुमने तो मुझसे पहले ही बच्चा कर लिया। इतना बोलकर वो ध्रुवंश के पीछे होती है। फिर दारा की गोद में रंध्र को देखती है। आव्या जब बस रंध्र को देख रही थी, वो उसे गोद में लेना तो चाहती थी, लेकिन धारा की कंडीशन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ती। पर ध्रुवंश आव्या की फीलिंग समझ जाता है। वो धारा से रंध्र को लेकर आव्या को देता है। आव्या उसे मुस्कुराते हुए गोद में उठाती है। वो रंध्र के माथे पर किस करके कहती है, ऐसा लग रहा है मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया है। सीरियसली अंश, क्या मैं इसे ले जाऊं? ध्रुवंश को जवाब देता है। इससे पहले ही धारा जोर से कहती है, नहीं वो मेरा है। बोलते ही वो आव्या के हाथ से उसे छीन लेती है। आव्या के हाथ खाली हो जाते हैं। आव्या अपने हाथों को एकटक देखने लगती है। उसकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। सभी लोग आव्या को ही देख रहे थे। अव्यान रुद्र को देखकर इशारा करता है। रुद्र कंफ्यूज था। आव्या को झुककर देखता है। आव्या के गाल पर एकदम से ही आंसू बह जाते हैं। रुद्र एकदम से कहता है, हे बेबी गर्ल, तुम रो क्यों रही हो? आव्या सिर उठाकर रुद्र को देखती है। आव्या की आंखों में आंसू देखकर रुद्र बेचैन सा हो जाता है। रुद्र एकदम से आव्या को खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है। आव्या सिसकने लगती है। सारा परिवार उसे देखकर कंफ्यूज था। सब एकदम से कहते हैं, क्या हुआ इसे? आव्या कुछ पल बाद खुद को शांत करती है। रुद्र उसे खुद से अलग करके उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आर यू फाइन? आव्या धीरे से हाँ में सिर हिलाकर सबको देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस खुशी के आंसू नहीं रुक पाए। मेरा बच्चा का इतना क्यूट सा बड़ा से बच्चे को देखा ना मैंने, तो थोड़ी इमोशनल हो गई। अव्यान और आदित्य बहुत गौर से आव्या को देख रहे थे, क्योंकि उसका चेहरा और बातें बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। रुद्र अब आव्या से पूछता है, चलें बेबी गर्ल, या और किसी से मिलना है? आव्या कुछ सोचते हुए कहती है, मैं परदादी से मिलकर आती हूँ। बोलते ही वो दौड़ते हुए सिंघानिया विला के अंदर चली जाती है। अरुणी देवी सोई हुई थी, इसीलिए किसी ने भी उन्हें अपने साथ बाहर लेकर नहीं गए। आव्या के जाते ही रुद्र अव्यान के पास जाता है और बहुत ही शांति से उसके गले लग जाता है। आव्या अरुणी देवी के कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाती है और उनका हाथ थाम लेती है। उस घर में सबसे ताकतवर इंसान कोई थी तो वो अरुणी देवी थी, लेकिन आज वो बेड पर ऐसी पड़ी थी तो सभी को बुरा तो लगता है, लेकिन उम्र उम्र की बात है। आव्या अरुणी देवी के हाथ को कसकर पकड़े कहती है, आई रियली मिस यू परदादी। थोड़ी देर बाद आव्या आकर कार में बैठ जाती है और इसी के साथ वहाँ से रुद्र और आव्या की कार कुछ ही पलों में छूमंतर सी हो जाती है। उनके जाते ही शौर्य की पूरी फैमिली, रूमानी की पूरी फैमिली और बाकी सब जितने भी थे वो सब चले जाते हैं। सिंघानिया विला को बिल्कुल सन्नाटा छोड़ देते हैं। हालांकि अभी भी पूरा परिवार बचा था, लेकिन जो रौनक सब परिवार के एक साथ रहने में होती थी
वो आधा अधूरा परिवार होने में नहीं होती थी। अभियान अब अपने ऑफिस के लिए निकलने वाला था, इसीलिए वो अवन्या और प्रज्ञा दोनों के माथे पर किस करके चला जाता है। अब सब घर के अंदर जाते हैं। रंध्र को धारा छोड़ ही नहीं रही थी और रंध्र धारा की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहा था। उसे ऐसे छटपटाता हुआ देखकर श्रेष्ठा कहती है, धारा उसे छोड़ दो, कैद करके रखना है उसे अपनी गोद में। श्रेष्ठा की बात सुनते ही धारा उसे नहीं छोड़ती। ये देखकर ध्रुवंश आगे बढ़ता है और धारा की पकड़ से रंध्र को छुड़ा लेता है। ध्रुवंश उसे जैसे ही छुड़ाता है, रंध्र अपने घुटनों के बल चलते हुए इधर उधर घूमने लगता है। वो हर जगह बस घूमते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की पकड़ में ही ना आना चाहता हो। रंध्र घुटनों के बल चलते हुए दूर जा रहा था। ये देखकर धारा फिर घबरा जाती है। वो जल्दी से जाकर फिर से रंध्र को गोद में उठा लेती है। ध्रुवंश फिर से धारा की पकड़ से रंध्र को छुड़ाता है। रंध्र फिर से अपने घुटनों के बल चल रहा था। उसे देखकर यही लग रहा था कि सिर्फ ध्रुवंश ही नहीं, रंध्र भी अब धारा से इरिटेट हो रहा था। ध्रुवंश धारा को लेकर कमरे में जाते हुए श्रेष्ठा से कहता है, मॉम रंध्र को संभालिए, मैं इसे ट्रीटमेंट देकर आता हूँ। प्रज्ञा दोनों को देखती है, फिर श्रेष्ठा को देखकर कहती है, मॉम आप कहें तो मैं कुछ खिलौने ला दूँ। श्रेष्ठा प्रज्ञा को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ध्रुव ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं, वो लाता ही होगा। श्रेष्ठा बोल ही रही थी तभी ध्रुव और कुछ बॉडीगार्ड्स बहुत सारे खिलौने लेकर आते हैं। ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खिलौनों की दुकान हो। ध्रुव सारे खिलौने हॉल में खोल देता है। करीब 2 लाख के खिलौने ध्रुव खरीद लाया था। कुछ खिलौनों को वो श्रेष्ठा को रखने के लिए देता है और कुछ खोलकर ध्रुव जमीन पर बैठ जाता है। रंध्र पहले तो बहुत ही गौर से खिलौनों को देखता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी खिलौने नहीं देखे थे, तो उसके लिए ये सब नया था। ध्रुव रंध्र को देख रहा था। रंध्र की नीली आंखों में देखते हुए ध्रुव समझ जाता है कि रंध्र समझ नहीं पा रहा कि ये सब कुछ क्या है, पर सभी को पता था कि रंध्र बहुत जल्द ये सब पहचान जाएगा। ध्रुव खिलौनों को दिखाने के लिए घुटनों के बल चलकर रंध्र के पास जा रहा था। ध्रुव को देखकर रंध्र जल्दी से उससे भागने के लिए घुटनों के बल आगे जाता है। ध्रुव रुक जाता है। कुछ दूर चलने के बाद रंध्र पीछे मुड़कर देखता है। ध्रुव रुककर उसे ही देख रहा था। ध्रुव अब फिर से बढ़ने लगता है तो रंध्र भी जल्दी जल्दी घुटनों के बल चलते हुए बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो फिर पीछे मुड़कर ध्रुव को देखता है। ध्रुव अब घुटनों के बल चल ही रहा था। ये देखकर रंध्र बहुत तेजी से चलने लगता है। श्रेष्ठा और प्रज्ञा ये देखकर हंसने लगती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फनी था। श्रेष्ठा रंध्र की नज़र उतारते हुए कहती है, हाय मेरा पोता कितना क्यूट है। प्रज्ञा भी हंसते हुए कहती है, सीरियसली मॉम ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। ध्रुवंश भी कमरे से बाहर आता है और वो भी जब ध्रुव और रंध्र को इस तरह खेलते हुए देखता है तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। अप्रीता और रोनी डिनर डेट पर आए थे। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए डिनर कर रहे थे। अप्रीता रोनी को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें पता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती थी तो सबका यही कहना था कि फेसबुक वाली लव स्टोरी हमेशा बुरी साबित हुई, पर अब मैं उन्हें बताऊंगी कि हमारी असली लव स्टोरी। बोलते हुए अप्रीता रोनी का हाथ पकड़ लेती है। वो देखते हुए उसे बड़े प्यार से देख रही थी। रोनी भी अप्रीता को ही देख रहा था। दोनों का डिनर आता है तो दोनों डिनर करने लगते हैं। डिनर करते हुए रोनी अप्रीता को ही देख रहा था। वो कुछ सोचते हुए कहता है, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अप्रीता खाते हुए अपनी आंखों को मटकाती है और फिर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, मैं बुरा क्यों मानूंगी, पूछो। इतना बोलकर वो खाती है। रोनी अप्रीता के चेहरे को गौर से देखता है। रोनी अब स्ट्रेट बैठकर कहता है, तुमने कितने टास्क किए हैं? अप्रीता कहती है, हम लोग जहाँ भी जाते थे हमेशा कोई ना कोई टास्क करते थे, तो 50 टास्क तो किए ही होंगे। इतना बोलकर वो रोनी को देखती है, फिर कहती है, पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या क्या टास्क किए थे, वरना तुम फिर गुस्सा करोगे और नाराज़ होकर बैठ जाओगे। बोलते हुए अप्रीता मुंह बना लेती है। रोनी गहरी सांस लेकर कहता है, पर मुझे जानना है। अप्रीता एकदम से मुस्कुराते हुए कहती है, सीरियसली तुम्हें जानना है? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे टास्क को इतना इंटरेस्ट लेने लगोगे। अच्छा मैं बताती हूँ। एक बार टास्क के चक्कर में एक कपल का झगड़ा करवाना पड़ा। एक बार तो मुझे एक घर से आम चुराना था। उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी थी। वो इतना बोलकर एकदम से हंसते हुए कहती है, और तुम्हें पता है मुझे डांट पड़ी तो मैंने अपने दोस्तों को भी फंसा दिया, जिसके बाद उन्हें भी बहुत डांट पड़ी। और जूही अंकल ने तो जूही के कान ही पकड़ लिए थे। उससे भी बुरा तो तब हुआ जब जूही के बारे में उसके मॉम डैड को पता चला। उसके डैड ने तो कुछ नहीं किया, पर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा था। रोनी बस चुप था, अप्रीता को देख रहा था। रोनी एकदम से ही कहता था, ये सब बोलते हुए तुम्हें शर्म तो आ नहीं रही होगी, इसीलिए बेशर्मों की तरह हंस रही हो। अप्रीता उसे हैरानी से देखती है, क्योंकि रोनी उसे डांट रहा था। अप्रीता हैरान होकर कहती है, यहाँ हम डेट पर आए हैं और तुम मुझे डांट रहे हो, हद है। इतना बोलते हुए अप्रीता रोनी से मुंह फेर लेती है। रोनी अपनी जगह से उठता है और अप्रीता के पास जाकर झुक जाता है। वो अप्रीता के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ओके अब से कुछ नहीं कह रहा मैं। अप्रीता मुड़कर रोनी को देखती है। रोनी उसे देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अप्रीता उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है। रोनी अप्रीता के हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मैं नहीं चाहता कि अगर तुम्हें ये बाद में पता चले तो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो।
अप्रीता अब चुप थी, रोनी को ही देख रही थी। रोनी कुछ पल चुप रहने के बाद कहता है, जब तुम मुझसे दूर हुई तब वीना की भी सिचुएशन कुछ महीने बाद ऐसी हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम दोनों रिलेशनशिप में थे सबके सामने, लेकिन मैं कभी उसे दोस्त से ज़्यादा मान ही नहीं पाया। अप्रीता गौर से रोनी की बात सुन रही थी। रोनी आगे कहता है, और मैंने उसे किस भी किया था। जैसे ही अप्रीता ये सुनती है तो उसे अचानक ही बहुत तकलीफ होती है। अप्रीता दर्द से मुस्कुराती है और अपना हाथ रोनी के हाथ से छुड़ा लेती है। वो दर्द से मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो ये सब भी हो चुका है तुम दोनों के बीच, अच्छी बात है। बोलते हुए अप्रीता अपनी जगह से उठती है। अप्रीता को अब दर्द का एहसास हो रहा था। वो धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है, तभी रोनी की नज़र अचानक ही अप्रीता की ड्रेस पर जाती है जिसमें खून के धब्बे दिख रहे थे। रोनी जल्दी से खड़ा होता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर अप्रीता को गोद में उठा लेता है। अप्रीता उसे हैरानी से देखती है। रोनी उसे गोद में लेकर सीधे बाहर निकल जाता है। कार के पास जाकर वो अप्रीता को खड़ा करता है और अपना जैकेट उतारकर उसकी कमर में बांध देता है। अप्रीता उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है। रोनी धीरे से कहता है, योर पीरियड्स। अप्रीता तुरंत अपने पीछे देखती है, पर अब तो रोनी की जैकेट से वो ढक चुका था। रोनी कार का दरवाज़ा खोलकर उससे कहता है, चलो बैठो। अप्रीता चुपचाप कार में बैठ जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। आज किसी लड़के ने उसे पीरियड्स के बारे में जिक्र किया था, तो उसे अजीब तो लगना ही था। रोनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद दोनों सिंघानिया विला पहुंचते हैं। घर की सारी लाइट्स ऑन थी, मतलब कोई सोया नहीं था। अप्रीता रोनी को देखती है। रोनी अप्रीता को गोद में उठाकर उसे विला के अंदर लेकर जाता है। हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे। अप्रीता को रोनी की गोद में देखकर प्रीत एकदम से पूछती है, क्या हुआ इसे? अप्रीता तुरंत कहती है, वो मॉम, पैर में दर्द हो रहा है। रोनी कुछ नहीं कहता। वो सीधे अप्रीता को लेकर कमरे में चला जाता है। रोनी अप्रीता को बेड पर बिठाता है। अप्रीता रोनी को देखकर कहती है, मैं कल ही जैकेट वॉश करके दे दूंगी। रोनी बिना कुछ बोले जाने लगता है, तभी अप्रीता उसका हाथ पकड़ लेती है। अप्रीता उससे कहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये सुनकर कि तुमने वीना को किस किया। रोनी मुड़कर जवाब देता है, किस मतलब? सिर्फ लिप्स पर किस नहीं होती है, कभी मेरी पूरी बात सुनती भी हो तुम? आई किस्ड हर चीक्स एंड फोरहेड, दैट्स ऑल। अप्रीता जब रोनी के मुंह से ये सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। वो गहरी सांस लेकर कहती है, पर तुम डायरेक्ट भी तो बता सकते थे कि तुमने उसके गाल और माथे पर किस किया। किसी को भी किस बोलोगे तो सीधा उन्हें यही लगेगा कि लिप्स पर किया है। रोनी अब कुछ नहीं कहता। अप्रीता रोनी के कॉलर को पकड़ती है और अपने करीब खींचकर उससे कहती है, पर बुरा तो मुझे अब भी लग रहा है, मुझे भी यहाँ किस करो। बोलते हुए अप्रीता उसे अपने गाल की ओर इशारा करती है। रोनी एकदम से कहता है, यहाँ नहीं, आंटी आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें कुछ पता भी नहीं है। अप्रीता एकदम से कहती है, तुम करो ना, बहाने मत बनाओ। रोनी को पता था कि अप्रीता बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, उसकी बात नहीं मानने वाली। रोनी एक गहरी सांस लेकर अप्रीता के गाल पर किस करता है। अब अप्रीता अपनी नाक पर इशारा करते हुए कहती है, अब यहाँ। रोनी अप्रीता की नाक पर किस करता है। अप्रीता अपनी चिन पर इशारा करते हुए कहती है, यहाँ भी। रोनी उसकी चिन पर भी किस करता है। अप्रीता अब अपने दूसरे गाल पर इशारा करती है। रोनी वहाँ किस करता है। अप्रीता अपने फोरहेड पर इशारा करती है। रोनी वहाँ भी किस करता है। आखिर में अप्रीता की उंगली अपने होठों पर ठहर जाती है। वो अपने होठों पर इशारा करते हुए कहती है, अब यहाँ। रोनी एकदम से दूर हटकर कहता है, नो वे, आंटी सच में आ जाएगी, कल मिलते हैं, ओके बाय। बोलते ही रोनी जैसे ही जाने वाला होता है, अप्रीता उसके हाथ को पकड़कर एकदम से उसके कॉलर को पकड़ लेती है। रोनी अप्रीता की आंखों में देखने लगता है। अप्रीता रोनी की आंखों में देखते हुए कहती है, कोई नहीं आएगा। कहते हुए अप्रीता आगे बढ़कर रोनी के होठों पर अपने होठ रख देती है। रोनी अपनी आंखें बंद करके धीरे से अप्रीता के बालों को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को इंटेंशनली किस करने लगते हैं। तभी अचानक ही कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अप्रीता और रोनी एकदम से अलग होते हैं और दरवाजे की ओर देखते हैं। दरवाजे पर प्रीत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से दोनों को देख रही थी। वो जो अप्रीता के पैर पर मालिश के लिए कटोरी में तेल लेकर आई थी, वो नीचे गिरी हुई थी। दूसरी ओर द्रांश कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर आता है तो उसकी नज़र चारों ओर घूमती है। इस वक्त कमरे में लाइट के नाम पर सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी और कमरे में सिर्फ जैस्मिन फ्लावर की खुशबू आ रही थी। एकदम से वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से सुहानी बाहर आती है। सुहानी ने इस वक्त बहुत ही हॉट नाइट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसके अंदर पहना हुआ सब कुछ दिख रहा था। हालांकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सिड्यूसिंग तरीके से द्रांश की ओर कदम बढ़ाती है। द्रांश उसे अजीब नज़रों से देखता है। सुहानी ने सिड्यूस करने की पूरी टेक्निक यूट्यूब से सीखी थी। उसके लिए उसे पूरा 1 दिन लगा। सुहानी जाकर द्रांश के सामने बहुत अजीब ढंग से खड़ी हो जाती है। द्रांश उसे नीचे से ऊपर तक देखता है। उसकी नज़र सुहानी पर ठहर जाती है। वो एकदम से पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? सुहानी उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहती है, श्श।
जब बीवी मूड में हो तो पति को बीच में नहीं बोलना चाहिए, इतना भी नहीं पता आपको। बोलते हुए सुहानी की उंगली अब द्रांश के होठों से नीचे फिसलते हुए उसकी गर्दन से होकर नीचे जाती है। द्रांश अब बस सुहानी की हरकतें देख रहा था। सुहानी द्रांश से सटकर उसकी शर्ट के बटन को धीरे धीरे खोलने लगती है। वो सारे बटन को खोलकर उसके सीने पर किस करती है। द्रांश के पूरे बदन में जैसे एक करंट सा लगता है। सुहानी अपने हाथ को घुमाते हुए उसे बहुत सीड्यूसिंग तरीके से उसके पूरे बदन को छू रही थी। सुहानी अब द्रांश के हाथ को पकड़कर उसे बेड पर ले जाते हुए उसकी आंखों में ही देख रही थी। वो द्रांश को बेड पर बिठाती है और उसकी पूरी शर्ट को निकालकर फेंक देती है। सुहानी द्रांश को बेड पर एकदम से धक्का देती है। वो उसे पूरा सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। द्रांश भी तो एक लड़का ही था। उसके सामने इतनी खूबसूरत बीवी उसे सिड्यूस कर रही थी तो वो कैसे सिड्यूस नहीं होता। द्रांश एक झटके से सुहानी को बेड पर लिटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो सुहानी को किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, सुहानी उसके सीने पर हाथ रखकर कहती है, आ इतनी जल्दी भी क्या है, पहले आप मेरी बात तो सुन ले। द्रांश का पूरा बदन जैसे जल रहा था, वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। सुहानी कहती है, मेरे स्वीट हस्बैंड, अगर आपने पटना जाने के लिए हाँ नहीं किया तो भूल जाइए कि आप मुझे छू भी सकते हैं। द्रांश गहरी सांस लेते हुए कहता है, लिटिल लैम, यू नो मैं तुम्हें यही बोलने वाला था कि हम पटना जा रहे हैं और रुद्र के घर में रहने वाले हैं। सुहानी जैसे ही ये सुनती है एकदम से अपने मन में कहती है, मर गई। आव्या ने तो ये बताया ही नहीं कि इनके मानने के बाद इन्हें रोकना कैसे है। अब मैं क्या करूं? सुहानी अपने ही जाल में फंस चुकी थी। वो बचने के लिए एकदम से कहती है, दंश मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है। द्रांश की आंखों में डिज़ायर साफ दिख रही थी। वो कहता है, नींद को मैं भगा दूंगा लिटिल लैम, लेट्स एंजॉय। बोलते ही वो सुहानी की पूरी बॉडी को देखता है, फिर एकदम से उसके सारे कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है। सुहानी उसे लाचारी से देख रही थी। द्रांश अब उठकर अपने बाकी कपड़े भी हटा देता है। सुहानी झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। द्रांश उसके ऊपर आकर उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। सुहानी ने एक सोए हुए शेर को जगाया था, अब उसे उसका अंजाम तो भुगतना ही था। द्रांश सुहानी की गर्दन पर किस और बाइट करते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, यू नो लिटिल लैम, यू आर वेरी हॉट। द्रांश अब झूले पर गौर करता है तो उसमें सुहांश नहीं था। ये देखते ही द्रांश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो सुहानी की कमर को पकड़कर उठाता है। सुहानी पहले से ही कसकर द्रांश के कंधे को पकड़ लेती है। द्रांश सुहानी की नाक पर धीरे से किस करता है और उसे एक झटके में अपने आगोश में भर लेता है। सुहानी के मुंह से हल्की चीख निकल जाती है और एकदम से ही उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह जाते हैं। सुहानी द्रांश को बहुत ही कसकर पकड़ लेती है। द्रांश सुहानी के दोनों हाथों को अपने हाथों से जकड़ लेता है। द्रांश उस दिन की तरह बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था। उस कमरे में सुहानी की सिसकियां बस गूंजती रह जाती हैं। सुहानी आज बस द्रांश के अंदर लगाई आग को बुझा रही थी। सिंघानिया विला। रोनी हॉल में सिर झुकाए खड़ा था। वहीं अप्रीता प्रीत को ही देख रही थी जो रोनी को घूर रही थी। पूरा परिवार ही हॉल में इकट्ठा था। प्रीत रोनी को देखते हुए कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोनी। तुम। प्रीत इसके आगे कुछ कहती, बीच में ही अप्रीता कहती है, मम्मा आई लव्ड हिम, प्लीज़ आप उसे कुछ मत बोलिए, मैंने ही उससे किस करने के लिए कहा था। प्रीत अप्रीता को घूरती है और कहती है, थोड़ी भी शर्म नहीं है ना तुम में। अप्रीता झट से कहती है, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है मम्मा, वी लव टू ईच अदर। डैडा भी तो आपको किस करते हैं, सो हम दोनों ने भी एक दूसरे को किस किया, दैट्स ऑल। कुछ अप्रीता को हैरानी से देख रहे थे तो कोई उसे मुंह खोले देख रहे थे। अर्जुन अनकंफर्टेबल होकर मुस्कुराता है और अप्रीता को देखकर कहता है, प्रिंसेस तुम पूरी फैमिली के सामने खड़ी हो तो ऐसी बातें नहीं करते बेटा। अप्रीता थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, डैडा वाई, पूरी फैमिली में सब तो कपल ही हैं। दादू ने कभी दादी को किस नहीं किया है क्या? एंड आपने मम्मा को नहीं किया है क्या? यहाँ सब जानते हैं कि किस क्या होता है और कैसे करते हैं। अप्रीता की बात सुनकर पृथ्वीराज और विशाखा एक दूसरे को देखते हैं। नजरें मिलते ही विशाखा एकदम से शर्मा जाती है और अपनी नजरें पृथ्वीराज से हटा लेती हैं। वहीं बाकी सबका भी यही हाल था। रोनी अप्रीता को देखकर उसे आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चुप रहने को कहता है। सपना सरा के कान में कहती है, ये तो बिल्कुल प्रीत की तरह बेशर्म बन गई। इतना बोलते ही दोनों धीरे धीरे हंसने लगते हैं। प्रीत बस अप्रीता को घूर कर देख रही थी। अब प्रीत पूरी तरह से अप्रीता को इग्नोर करके रोनी के पास आकर खड़ी हो जाती है। रोनी प्रीत को सामने देखकर सिर झुकाई कहता है, आंटी। वो इतना ही कहता है कि प्रीत एकदम से कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी लड़की से प्यार कर सकते हो। तुम कितने समझदार हो और ये बिल्कुल गधी। बोलते हुए अप्रीता को घूरती है। रोनी हैरान होकर प्रीत को देखता है। प्रीत आगे कहती है, रोनी तुम बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, फिर इसे अपने पल्ले क्यों बांध लिया तुमने? पहले तो सभी को ये लगा कि प्रीत रोनी पर गुस्सा करने वाली है, लेकिन उसकी बातों से सबको समझ आ गया कि प्रीत अप्रीता की बुराई कर रही है। रोनी अब अप्रीता को देखता है। अप्रीता को जब प्रीत की बातें समझ आती हैं तो वो एकदम से कहती है, मम्मा क्या आप मेरा ब्रेकअप करवा रही हैं? सब ये सुनकर हंसने लगते हैं। प्रीत रोनी के गाल पर हाथ रखकर कहती है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे आज भी रॉकी और माया की बहुत याद आती है। दोनों बहुत ग्रेट थे।
उनका खून हो तुम, यही बात तुम्हें बहुत ही यूनिक बनाती है। अगर मैं पूरी दुनिया में ढूंढ लूँ ना, तो भी मुझे तुमसे अच्छा अपनी बेटी के लिए कोई नहीं मिल सकता। रॉकी और माया का जिक्र होते ही माहौल थोड़ा दुख भरा हो जाता है। रॉकी और माया ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया था। आखिरी वक्त तक अपने बेटे को भूलकर इस घर की रक्षा की। अपना फर्ज निभाने के लिए उन दोनों ने ही अपनी जान दे दी। अगर दोनों इस वक्त खुद की सोचते तो वो खुद जिंदा होते और अपने बेटे के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। रोनी के चेहरे पर दर्द था, वो दर्द से मुस्कुराता है। प्रीत उसे धीरे से गले लगा लेती है और कहती है, कभी खुद को अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारी ही फैमिली हैं, तुम हमें मॉम डैड भी बुला सकते हो। रोनी प्रीत के कंधे पर चिन रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह 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 ध्रुवंश और धारा के कमरे से रंध्र के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ध्रुवंश और रंध्र इस वक्त लुका छुपी वाला गेम खेल रहे थे। रंध्र अपने चेहरे को ढक रहा था, फिर खोल रहा था। ध्रुवंश उसके ऊपर ही झुका हुआ था। रंध्र जैसे ही चादर हटाता तो ध्रुवंश उसके चेहरे के पास जाकर उसकी नाक को किस कर लेता, जिससे रंध्र हंसने लगता है। धारा भी वहीं पास में लेटी हुई थी और दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। ध्रुवंश अब रंध्र को खड़ा करता है और उससे कहता है, माय बॉय, माफिया जैसी फील्ड में कभी मत आना, ओके। रंध्र उछलने लगता है। वहीं दूसरी ओर सुहानी सोकर उठती है तो उसकी नज़र एकदम से अपने ऊपर लेटे दोनों बाप बेटे पर पड़ती है। सुहांश इस वक्त दूध पी रहा था और द्रांश भी उसके दूसरे ब्रेस्ट को चूस रहा था। सुहानी दोनों के बालों को सहलाते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। द्रांश सिर उठाकर सुहानी को देखता है। सुहानी के चेहरे पर इस वक्त सुकून छलक रहा था। द्रांश उसे हल्का किस करते हुए ऊपर जाता है और उसके गाल को किस करके अपने हाथों को सुहानी के पेट पर घुमाने लगता है। सुहानी बहुत ही धीरे से कहती है, दंश, मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही सुहानी की बात सुहांश सुनता है, वो दूध पीना छोड़कर साइड हो जाता है। द्रांश सुहानी के चेहरे पर हल्का फूंकते हुए कहता है, लिटिल लैम, आर यू इन पेन? सुहानी अपनी आंखें खोलकर द्रांश के गाल पर हाथ रखकर कहती है, लिटिल बिट। द्रांश अब सुहानी के होठ पर हल्का सा किस करते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। वो सुहानी को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर चला जाता है। वहीं सुहांश के जाने के बाद खुद के पैरों को पकड़कर खुद से ही बातें करने लगता है। कुछ देर में सुहानी और द्रांश बाहर आते हैं। सुहानी उस कमरे को अजीब तरह से देखकर कहती है, ये हम कहाँ आ गए दंश? द्रांश कहता है, इंटीमेट होते होते हम रुद्र के घर पे पहुंच गए। सुहानी हैरानी से द्रांश को देखती है। रात में जब सुहानी सोने की हालत में आ गई थी तो उसे पता ही नहीं चला कि कब द्रांश उसे उठाकर फ्लाइट पर बैठा गया और कब दोनों हाउस वैन में आकर रुद्र के घर पे पहुंच गए। द्रांश सुहानी को गोद में उठाकर सुहानी का हाथ पकड़ता है। वैन रुद्र के घर के बाहर ही खड़ी थी। तीनों वैन से उतरकर घर की ओर बढ़ जाते हैं। आव्या किसी सोच में खोई हुई थी। वो किचन में थी और गैस पर उसने तवा रखा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका था। आव्या कुछ सोचते हुए उस गर्म तवे को उठा लेती है। जैसे ही उसे गर्म होने का एहसास होता है, वो तुरंत तवे को छोड़ देती है और अपने हाथ को पकड़कर दर्द भरी आंखों से तवे को देखती है जिसमें से धुआं आ रहा था। कुछ गिरने की आवाज़ से नैना एकदम से अंदर आते हुए कहती है, क्या हुआ आव्या? वो किचन के अंदर जाती है तो उसकी नज़र आव्या के पकड़े हुए हाथ पर जाती है। फिर उसकी नज़र ज़मीन पर गिरे हुए तवे पर जाती है। नैना एकदम से आगे बढ़कर कपड़े से तवे को उठाकर वॉश बेसिन में लेकर रखती है और आव्या के हाथ को देखकर कहती है, ये क्या किया तुमने? आव्या घबराते हुए कहती है, वो मॉम, वो मेरा ध्यान ही नहीं था। नैना एकदम से सख्ती से कहती है, आज से तुम किचन में बिल्कुल भी नहीं आओगी, समझ आया? चलो मेरे साथ। बोलते हुए नैना आव्या को ले जाकर सोफे पर बिठाती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है। उससे पहले आव्या की नज़र रुद्र पर जाती है जो अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। आव्या रुद्र को देखकर घबरा जाती है और नैना से कहती है, मॉम प्लीज़ रुद्र को कुछ मत बताइएगा। इतना बोलकर वो एकदम से खड़ी हो जाती है। रुद्र जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है, जेमसन उसके पास आता है। रुद्र जेमसन के सिर पर हाथ रखता है, फिर उसे सहलाते हुए आव्या को देखता है। आव्या को देखते ही रुद्र उसकी ओर चला जाता है। डर से आव्या के माथे पर पसीने दिखने लगते हैं। रुद्र आव्या के पास जाकर उसे गौर से ऊपर से नीचे देखता है और फिर पूछता है, व्हाट हैपेंड? तुम डर क्यों रही हो बेबी गर्ल? आव्या तुरंत कहती है, मैं कहाँ डर रही हूँ। रुद्र की नज़र अब नैना पर जाती है। वो उससे पूछता है, हुआ क्या है मॉम? नैना आव्या को देखती है जो इशारे से उसे बताने से मना कर रही थी। रुद्र और ज़्यादा दोनों से कुछ पूछता। तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर चली जाती है जहाँ द्रांश, सुहानी और सुहांश थे। सुहानी पूरे घर को देख रही थी। आज वो पहली बार इस घर में आ रही थी। रुद्र उनकी ओर देखकर कहता है, खड़े क्यों हो, अंदर आओ। रुद्र के कहते ही नैना और आव्या भी उस ओर देखते हैं। आव्या जैसे ही सुहानी को देखती है वो सब कुछ भूल जाती है। वो एकदम से चिल्लाती है, अंदर कहाँ आ रहे हो, रुको। बोलते हुए वो जल्दी से सर्वेंट से आरती की थाल मंगवाती है। आरती की थाल आते ही आव्या नैना को देते हुए कहती है, मॉम ये लीजिए, जाइए दोनों की आरती उतारिए। पहली बार
दोनों, मेरा मतलब तीनों साथ में आए हैं। नैना पहले तो कतरा रही थी, पर वो आरती की थाली लेकर उनके पास जाती है। द्रांश जैसे ही आरती की थाली देखता है वो आगे बढ़कर अंदर जाने वाला होता, पर तभी नैना उससे कहती है, ये रस्म होती है बेटा। नैना द्रांश को जैसे ही बेटा कहती है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। द्रांश की नज़रों से नैना को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो उससे नज़रें हटा लेती है। वहीं द्रांश भी नज़रें हटाकर नैना की बातों को ठुकराकर अंदर जाने लगता है, पर सुहानी उसका हाथ पकड़ लेती है। द्रांश सुहानी को देखता है। सुहानी उसे धीरे से कहती है, 2 मिनट लगेंगे, रुकिए ना। सुहानी की बात सुनते ही द्रांश रुक जाता है। नैना दोनों की आरती उतारती है और जैसे ही तिलक लगाने के लिए होती है, पर द्रांश इस बार सीधे अंदर चला जाता है। सुहानी थोड़ी एम्बेरस्ड होती है। नैना के हाथ जो आगे बढ़ गए थे वो हवा में ही रुके हुए थे। नैना को ज़्यादा दुख ना हो, इसीलिए आव्या कहती है, मॉम आप उसे छोड़िए। नैना अब सुहानी को तिलक लगाती है और उसकी गोद में जो सुहांश था उसे भी। आव्या जल्दी से आगे बढ़कर सुहांश को अपनी गोद में ले लेती है। सुहानी झुककर नैना के पैर छूती है। नैना उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। सुहानी अब खड़ी होती है। आव्या सुहानी के गेटअप को देखकर कहती है, तुमने इंसानी जानवर से शादी कर ली। सुहानी द्रांश को देखती है, जो रुद्र से बात करने लगा था। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। आव्या सुहांश के गाल पर किस करके कहती है, हाय सुहांश, मैं तुम्हारी छोटी मॉम हूँ। सुहांश आव्या को एकटक देखने लगता है। वहीं सुहानी अपनी जगह पर खड़ी थी कि तभी अचानक ही उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। सुहानी उसे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और एकदम से ही वो जोर से चीख पड़ती है। सुहानी जैसे ही अपने पास खड़े जेमसन को देखती है, वो डर से बहुत ही जोर से चिल्लाती है और सीधा दौड़कर द्रांश के पास जाकर उसके ऊपर लटक जाती है। सुहानी द्रांश के ऊपर किसी बंदर की तरह लटकी हुई थी। सुहानी अपना चेहरा छुपाकर कहती है, शेर शेर। रुद्र बोरियत से कहता है, वो लॉयन नहीं टाइगर है। सुहानी डरी हुई थी, इसीलिए वो सिर निकालकर रुद्र को एकदम से कहती है, लॉयन हो या टाइगर, इंसानों को खाने वाले जानवर को कौन पालता है। रुद्र बोरियत से सुहानी को देखता है, क्योंकि उसके साथ ये 2 बार हो चुका था। पहले तो आव्या और अब सुहानी। वहीं सुहांश जेमसन को देखकर नीचे उतरने लगता है। वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। द्रांश चुपचाप सुहांश को देख रहा था। सुहानी डरते हुए कहती है, दंश मुझे यहाँ नहीं रहना, वो जानवर कब किसे खा जाए किसी को नहीं पता। सुहानी उसी तरह से द्रांश के ऊपर चढ़ी हुई थी। उधर सुहानी डर रही थी, वहीं यहाँ उसका बच्चा जेमसन की ओर अपने हाथ बढ़ा रहा था। आव्या नीचे बैठती है, जिससे सुहांश आराम से जेमसन से मिलता है। आव्या सुहानी की ओर देखते हुए कहती है, सुहानी ये किसी पर अटैक नहीं करता। सुहानी मुड़कर आव्या को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सुहांश जेमसन के मुंह में हाथ डाल रहा था। सुहानी एकदम से चिल्लाती है, अरे मेरे बच्चे को खा गया, उसे दूर रखो। सुहांश जेमसन के चेहरे को छूते हुए एकदम से हंसने लगता है। जेमसन सुहांश के सामने चुपचाप बैठ जाता है। आव्या अब सुहांश को सुहानी के पास ले जाती है। सुहानी जल्दी से द्रांश के ऊपर से उतरती है। तभी जेमसन खड़ा होकर दहाड़ता है, जिससे सुहानी फिर से द्रांश के ऊपर चढ़ जाती है। सुहानी की हरकत देखकर आव्या हंसते हुए कहती है, सुहानी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। सुहानी जल्दी जल्दी कहती है, इसे भगाओ यहाँ से। आव्या सुहानी से कहती है, ओके मैं भगा रही हूँ। इतना बोलते ही आव्या जेमसन को देखकर कहती है, जेमसन गो। जेमसन आव्या को देखता है, फिर रुद्र को। जेमसन रुद्र को पहचानने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता। वो रुद्र को देख ही रहा था, तभी रुद्र उसे आंखों से इशारा करता है। रुद्र के इशारे को समझते ही जेमसन वहाँ से चला जाता है। जेमसन के जाते ही आव्या उससे कहती है, सुहानी वो चला गया। सुहानी धीरे से पीछे मुड़कर उसे देखती है। वो हर तरफ अपनी नज़र डालती है। जब उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि जेमसन सच में चला गया, तो वो द्रांश को देखती है, जो उसे ही घूरते हुए देख रहा था। द्रांश बहुत देर से सुहानी का बस तमाशा देख रहा था कि वो क्या कर रही है। इतने दिनों से सुहानी खुद यहाँ आने के लिए मरी जा रही थी, और वो अब यहाँ ऐसे रिएक्ट कर रही थी। सुहानी अब धीरे से द्रांश के ऊपर से नीचे उतरती है। वो ज़मीन पर खड़ी होती है, फिर चारों तरफ अपनी नज़र घुमाती है। आव्या हल्का मुस्कुराते हुए सुहानी को देख रही थी। नैना भी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वहीं रुद्र सुहानी को देख ही नहीं रहा था। सुहानी को सबके सामने बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। आव्या सुहानी को देखकर एकदम से हंसते हुए कहती है, तुम एक इंसानी जानवर के साथ रह रही हो और एक जानवर से डर रही हो। सुहानी कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर झुकाए रहती है। आव्या सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, अच्छा चलो चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोलते ही आव्या सुहानी को एक कमरे में लेकर जाती है। आव्या सुहानी दोनों एक कमरे में जाते हैं। सुहानी पूरे कमरे को देखती है, फिर आव्या को देखकर कहती है, क्या वो जानवर यहीं रहता है। आव्या सुहानी के चेहरे को देखती है, जो अब तक डरा हुआ दिख रहा था। आव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जब पहली बार उससे मिली थी तब मैं भी ऐसे ही डरी थी, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। भले दिखता खतरनाक है, लेकिन वो है नहीं। सुहानी अब कुछ नहीं कहती। आव्या उसे परेशान देखकर कहती है, डोंट वरी सुहानी, मैं उसे तुमसे दूर रखूंगी, ओके। सुहानी हाँ में सिर हिलाती है। आव्या उससे कहती है, ओके तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। इतना बोलकर
आव्या सुहानी को सुहांश को दे देती है और कमरे से निकल जाती है। नीचे अंतरा द्रांश के पास जाकर खड़ी हो जाती है। द्रांश उसे एक नज़र देखता है पर कुछ कहता नहीं। अंतरा द्रांश को देखते हुए कहती है, बिग हैंडसम ब्रदर, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? रुद्र उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। द्रांश उस दूसरी ओर ही देख रहा था। अंतरा द्रांश के चेहरे को अपनी ओर करते हुए कहती है, आई एम हेयर। रुद्र दोनों को देख एकदम से कहता है, बेबी प्रिंसेस, जाकर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। अंतरा एकदम से नाम में सिर हिलाकर कहती है, नो हैंडसम ब्रदर, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आज मैं बाबू के साथ खेलूंगी। ही इज़ वेरी क्यूट। आप ऐसा बाबू क्यों नहीं लाए अभी तक? अंतरा की बात सुनते ही रुद्र के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। आव्या भी सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी। अंतरा कहती है, क्या बेबी गर्ल के बेबी नहीं होंगे? रुद्र एकदम सख्त आवाज में कहता है, शट अप, जाकर चुपचाप स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। अंतरा एकदम से कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। रुद्र उसे बुरी तरह से घूरते हुए देखता है। रुद्र के घूरने पर अंतरा कहती है, मुझे आपके घूरने से अब डर नहीं लगता। अब मुझे बिग हैंडसम ब्रदर आपसे बचा लेंगे। बोलते हुए वो द्रांश की गोद में बैठ जाती है। द्रांश भी उसे पकड़ लेता है। रुद्र द्रांश को देखकर कहता है, इसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। बेबी प्रिंसेस को टेस्ट में कम मार्क्स आए तो बहुत मार खाओगी। द्रांश एकदम से कहता है, स्कूल में एक कदम भी रखा था क्या तूने? बोलते हुए वो रुद्र को देखता है। रुद्र अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, ओह, तो तुम अब इसकी साइड लेने वाले हो? अंतरा एकदम से मुस्कुराते हुए कहती है, यस, बिग हैंडसम ब्रदर मेरे साइड है। आप जाइए अपनी बेबी गर्ल के पास। रुद्र अंतरा को अपनी छोटी आंखें करके घूरता है। अंतरा रुद्र को इग्नोर करके द्रांश को देखकर कहती है, बिग हैंडसम ब्रदर, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ। मैं ना आपकी और बाबू की। और बोलते हुए वो सोचने लगती है फिर वो सुहानी को क्या कहे। द्रांश एकदम से कहता है, भाभी। अंतरा ने भाभी वर्ड यूज़ नहीं किया था, इसीलिए थोड़ा अजीब लगता है, पर वो द्रांश के लिए बोल ही देती है, भाभी। हाँ, मैं आप तीनों की ड्राइंग बनाऊंगी। रुद्र सोफे पर लीन होते हुए कहता है, जब मैं बहुत सारी डार्क चॉकलेट लाऊंगा तो खुद खा लूंगा। डार्क चॉकलेट का नाम सुनते ही अंतरा की नज़र रुद्र पर चली जाती है। द्रांश बिल्कुल शांत आवाज़ में कहता है, मेरे पास डार्क चॉकलेट की फैक्ट्री है। अंतरा जैसे ही ये सुनती है तो खुशी से द्रांश को देखती है। वो फिर एक बार रुद्र को इग्नोर कर देती है। रुद्र चिढ़ते हुए वहां से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आव्या सबको नाश्ता सर्व करती है। आव्या भूल ही चुकी थी कि उसे चोट लगी है। जब वो रुद्र को नाश्ता सर्व करती है तो रुद्र उसके हाथ को झटके से पकड़ लेता है। आव्या एकदम से ही डर जाती है। रुद्र आव्या के हाथ को देखता है जो पूरा रेड हो चुका था। रुद्र उसके हाथ को देखकर आव्या को देखता है। आव्या रुद्र से नजरें ही नहीं मिलाती। रुद्र सबको एक नज़र देखकर आव्या को वहां से लेकर जाने लगता है। आव्या उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्र कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? रुद्र सीधे आव्या को ले जाकर कमरे में छोड़ता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। आव्या को अंदर से धीरे धीरे डर लगने लगा था। वो कहती है, रुद्र ये चोट बस गलती। रुद्र आइस पैक और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बेड पर बैठ जाता है। वो बिना आव्या को देखकर बुलाता है, कम बेबी गर्ल। आव्या धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़ता है और एकदम से गाता है, जख्म देते हो, कहते हो सीते हो जान लेकर, कहोगे कि जीते रहो। रुद्र गाते हुए आव्या के हाथों को भी देख रहा था। वो आव्या के हाथ को धीरे से किस करता है, फिर आव्या को देखता है। आव्या भी उसे ही देख रही थी। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, गेम 2 याद है ना बेबी गर्ल? जब तुम लापरवाही से खुद को चोट पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें पहले पेनफुल पनिशमेंट दूंगा, फिर मरहम लगाऊंगा। आव्या को याद आता है कि शादी के दूसरे दिन जो गेम उसने खेला था, रुद्र उसी की बात कर रहा है। आव्या बहुत धीरे से कहती है, क्या करोगे तुम मेरे साथ? रुद्र अपनी जांघ पर आव्या को बिठाता है। आव्या बस उसे देख रही थी। रुद्र गुनगुनाते हुए एक स्टिक उठाता है और आव्या की दोनों उंगलियों के बीच फंसा देता है। आव्या अपने हाथ को देख रही थी। रुद्र आव्या के बालों को धीरे से साइड करते हुए गाता है, जख्म देते, कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। रुद्र अचानक ही आव्या की दोनों उंगलियों को साथ में पकड़कर दबाता है। आव्या दर्द से चीखती है। रुद्र आव्या के कान में बेहद सर्द आवाज में कहता है, कितनी बार कहा है ना कि किचन से दूर रहो। आव्या दर्द से कहती है, रुद्र प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है। इतना बोलते ही आव्या की बहुत जोर से दर्द भरी चीख निकल जाती है। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है, फिर स्टिक को हटाकर उसके गाल को सहलाते हुए उसे किस करता है। आव्या रुद्र को देखकर रोनी आवाज में कहती है, तुम महाजानवर हो। रुद्र अब आव्या के हाथ पर आइस पैक रखता है। रुद्र कुछ देर तक उसके हाथ पर आइस पैक रखता है। आव्या रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र अब आव्या के जले हुए जगह पर दवाई लगाता है। आव्या को पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद रुद्र फिर से आव्या के चेहरे को देखता है। आव्या किसी सोच में डूबी हुई थी। रुद्र आव्या के गाल पर धीरे से बाइट करके कहता है, क्या सोच रही हो बेबी गर्ल? आव्या रुद्र को देखकर कहती है, रुद्र अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो? रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो बहुत सीरियस होकर कहता है, क्या कहा तुमने? आव्या उससे कहती है, हर बार तुम मुझे पनिश करते हो। आज तक मम्मा डैडा ने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैं नहीं सह सकती ये सब, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। रुद्र कुछ देर तक चुप रहता है, फिर आव्या को अपने ऊपर से उठाकर कहता है, नहीं रहना?
ओके जाओ, फिर जाओ जाओ ना। रुद्र एकदम से चिल्ला उठता है, जिससे आव्या डर जाती है। रुद्र कहता है, जाओ और कभी मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर तुम मुड़कर देखोगी तो तुम्हें सिर्फ मेरी लाश मिलेगी। रुद्र की बातें सुनते ही आव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र अपने पास रखे फर्स्ट एड बॉक्स को जोर से फेंकता है, जिससे बॉक्स गिरकर टूट जाता है, साथ ही सारा सामान गिरकर बिखर जाता है। आव्या कुछ देर तक बिखरे हुए सामान को देखती है, फिर बैल्कनी की ओर चली जाती है। वो बैल्कनी के साइड में देखती है, जहाँ रुद्र गुस्से से सिगरेट की कश लिए जा रहा था। आव्या धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाती है। रुद्र आव्या की प्रेजेंस को फील करते हुए चिल्लाता है, यहाँ क्यों आ रही हो, जाओ यहाँ से। आव्या एकदम से रोते हुए कहती है, अरे मैं मजाक कर रही थी ना, नहीं जा रही मैं तुमसे दूर, एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकती क्या मैं। रुद्र सिगरेट को फेंककर झटके से आव्या के पास आता है और उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहता है, मजाक? मैं क्या तुम्हें मजाक सुनने वाला लग रहा हूँ? मजाक में भी जब तुम मुझसे दूर जाने की बात कहती हो ना, तो मुझे यहाँ, बोलते हुए रुद्र आव्या के हाथ को लेकर अपने दिल पर इशारा करता है और कहता है, यहाँ दर्द होता है मुझे, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं। रुद्र एकदम पागल सा हो रहा था। आव्या एकदम से ही रुद्र के हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख देती है। रुद्र एकदम से ही शांत हो जाता है और आव्या को देखने लगता है। आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, इसने मेरे साथ मजाक किया तो क्या मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा? रुद्र एकदम से सीरियस हो जाता है। रुद्र आव्या की आंखों में ही देख रहा था। आव्या दर्द से मुस्कुराते हुए कहती है, हर बार तुम मुझसे कुछ ना कुछ छिपाते रहते हो ना, इसे भी छुपाने की कोशिश की तुमने। रुद्र का हाथ एकदम से आव्या के पेट से हट जाता है। आव्या उसे एकटक देखते हुए कहती है, क्या लगा था तुम्हें, मुझे पता नहीं चलेगा। रुद्र आव्या से एक कदम पीछे हट जाता है। आव्या के चेहरे पर सिर्फ दर्द ही दर्द दिख रहा था। आव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो नीचे नहीं बह रहे थे। आव्या रोना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी। वो कहती है, बस बस 1 महीने रहकर मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया, ऐसा मजाक क्यों किया मेरे साथ? मुझे भी दर्द हो रहा है रुद्र, बहुत दर्द हो रहा है। आव्या की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। रुद्र खुद आव्या को देखकर टूट रहा था। वो आव्या को कैसे संभाले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आव्या अब एकदम से घुटनों के बल गिर जाती है और चिल्लाकर रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। रुद्र की आंखें लाल हो चुकी थी। वो खुद अपने इमोशंस को संभाल रहा था। रुद्र खुद टूटा हुआ था। वो टूटे हुए आव्या को कैसे संभाले? फिर भी वो आगे बढ़कर जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है और आव्या को गले लगा लेता है। आव्या चिल्लाकर रोते हुए कहती है, रुद्र मेरा बच्चा। आव्या की चीख उस जगह पर गूंज रही थी। रुद्र आव्या की पीठ को रब कर रहा था। आव्या दर्द में बस रोते हुए चीखे जा रही थी। रुद्र आव्या के चेहरे को पकड़कर उससे कहता है, बेबी गर्ल प्लीज डोंट क्राई। आव्या रुद्र की कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है, क्यों ना रहूं, बताओ क्यों ना रहूं? तुम्हें नहीं पता रुद्र मुझे कितना दर्द हो रहा है। ही वॉज माई फर्स्ट चाइल्ड। रुद्र आव्या को दर्द में देख रहा था। वो उसे रोने तक से रोक नहीं पा रहा था। आव्या बहुत ही ज़्यादा कसकर रुद्र की कॉलर को पकड़ती है और कहती है, तुमने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश की, क्यों रुद्र? क्या मुझे जानने का हक नहीं है कि मेरा बच्चा मर चुका है? क्यों छुपाया मुझसे? बोलते हुए आव्या पैनिक करने लगती है, जिसे देखते ही रुद्र के मन में डर सा बैठ जाता है। यही तो वजह थी कि रुद्र आव्या को कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि छुपाए नहीं छुपता। चाहे रुद्र जितना भी छुपाना चाह रहा हो, पर इसके बावजूद भी आव्या को पता चल गया। रुद्र आव्या को संभालते हुए टाइटली गले लगा लेता है। आव्या को अंदर से इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसका शांत होना मुश्किल हो रहा था। वो काफ़ी वक्त से खुद को संभाल रही थी, लेकिन आज जो हुआ रुद्र के सामने जाहिर कर रही थी, तो उससे संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे अब जितना अकेले में कम दर्द हो रहा था, आज रुद्र के सामने जाहिर करने में ज़्यादा दर्द हो रहा था। रुद्र अपने और आव्या दोनों के ही दर्द को संभाल रहा था। बहुत देर तक आव्या का ना ही रोना रुका और ना ही उसका दर्द कम हुआ। वो उसी तरह से रोती रही और रुद्र उसे चुप को संभालने की कोशिश करता रहा। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर तक का वक्त बीत चुका था। आव्या और रुद्र उसी तरह से नीचे बैठे हुए थे। आव्या रुद्र के सीने से लगे हुए चुपचाप बैठी थी। रुद्र भी बिल्कुल चुपचाप था। आव्या की आंखों से अपने आप आंसू बहते जा रहे थे। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रुद्र कुछ सोच रहा था। दोनों ही शांत थे। आव्या धीरे से अपना सिर उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र का बिल्कुल शांत सा चेहरा देखकर आव्या उससे कहती है, रिपोर्ट्स देखी ना तुमने, अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी ना। रुद्र आव्या की बात सुनकर बिल्कुल चुप था। वो बस एकटक सामने की ओर देख रहा था। उसे इस तरह से देखकर आव्या उसके गाल पर हाथ रखती है और धीरे से थपथपाते हुए कहती है, बोलो ना, अब मैं कभी मां नहीं बन सकती ना। आव्या थोड़ा चुप होकर फिर कहती है, रुद्र मुझे मेरा बच्चा चाहिए। रुद्र एकदम से ही आव्या को देखता है, फिर आगे बढ़कर उसके होंठों को चूमने लगता है। आव्या की आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। रुद्र आव्या की आंखों में ही देख रहा था और उसी तरह से चूम रहा था। रुद्र आव्या को चूम ही रहा था कि आव्या एकदम से ही बेहोश हो जाती है। उसने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था कि वो और सह नहीं पाई। रुद्र आव्या को उठाने की कोशिश करते हुए उसके गाल को थपथपाते हुए बुलाता है, बेबी गर्ल
बेबी गर्ल। आव्या पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। रुद्र आव्या को जल्दी से उठाता है और बेड पर लिटा देता है, फिर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आती है। वो आव्या को चेक करने के बाद उसे कुछ दवाई देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रुद्र आव्या के पास बैठकर उसके चेहरे को धीरे धीरे से सहलाने लगता है। उसकी नज़र अब आव्या के हाथ पर जाती है। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़ता है। उसके हाथ को पकड़कर उसने अभी जो उससे किया था वो सब कुछ याद आने लगता है। वो जिस तरह से आव्या को दर्द दे रहा था। रुद्र आव्या की उंगलियों को देखते हुए धीरे धीरे से सहलाता है। रुद्र धीरे धीरे आव्या की उंगलियों को किस करने लगता है। रुद्र के मुकाबले आव्या की उंगलियां और हाथ दोनों ही बहुत छोटे छोटे थे। रुद्र अब आव्या के हाथ को अपने गाल पर रखकर उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। रुद्र अब धीरे से झुककर आव्या के पूरे चेहरे को चूमता है और धीरे से कहता है, सॉरी बेबी गर्ल, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हर बार रुलाता हूँ। मैं कभी तुम्हारा परफेक्ट हस्बैंड नहीं बन पाया, ना ही तुम्हें एक परफेक्ट ज़िंदगी दे पाया। पर देखना, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना, उसे मैं ऐसी मौत मारूंगा कि वो इस धरती पर जन्म लेने से उसकी रूह कांप उठेगी। वो इतना बोल ही रहा था कि एकदम से ही आव्या का फ़ोन वाइब्रेट होता है। रुद्र का ध्यान उस पर जाता है। वो आव्या का फ़ोन देखता है जिसमें एक अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज आया था। रुद्र उसे तुरंत ऑन करता है। उस मैसेज पर एक इंसान कह रहा था, रूह तो तुम्हारी कांप उठेगी, ये तो बस एक शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है माफिया टाइगर। खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम, उफ, नाम नहीं बता सकता वरना खेल खत्म हो जाएगा। इतने में ही वॉइस मैसेज खत्म हो जाता है। रुद्र जल्दी से आव्या के मैसेज सेक्शन को चेक करता है। उसी नंबर से सारे रिपोर्ट्स आव्या को फॉरवर्ड किए गए थे। आव्या ने खुद चेक नहीं करवाया था, पर जैसे ही उसे इन सब रिपोर्ट्स के बारे में पता चला तो उसने खुद भी पता लगाया, जो बिल्कुल सच था। रुद्र उस नंबर के बारे में पता लगाने के लिए धीर को सेंड करता है। वो जैसे ही नंबर सेंड करता है, उधर से फिर से एक वॉइस मैसेज आता है। इस बार वो कह रहा था, कुत्ते की तरह दौड़ते रह जाओगे पर हाथ कुछ नहीं आने वाला, अभी आराम से जियो, अभी वक्त है खेल खेलने का, अपनी वाइफ को संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के बारे में सोच सोच कर खुद भी बच्चे के पास ना पहुंच जाए। रुद्र की गुस्से से मुट्ठियां कस जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अभियान चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में फ़ोन था जो उसके कान से सटा हुआ था। अभियान अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, कभी ना कभी पता तो चलना ही था, सबसे पहले तो तुम खुद को संभालो। उधर से रुद्र की शांति भरी आवाज़ आती है और कॉल कट हो जाता है। अभियान कुछ पल फ़ोन को देखता है, फिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, तभी वहाँ प्रज्ञा अवन्या के साथ आती है और अभियान के पास जाकर बैठ जाती है। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए कहती है, आज आपकी एंजल ने पूछिए क्या किया। इतना कहते हुए प्रज्ञा अभियान को देखती है। अभियान बिल्कुल चुप था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रज्ञा की बात सुनी ही ना हो, जिसे देखकर प्रज्ञा अभियान को देखकर कहती है, क्या हुआ आपको, आप इतने शांत क्यों हैं। अभियान प्रज्ञा को देखता है, फिर अपनी एंजल को देखता है। प्रज्ञा के चेहरे पर जो नूर था वो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से था। अभियान प्रज्ञा को इशारे से अपने पास बुलाता है। प्रज्ञा थोड़ी कंफ्यूज होकर उसके करीब जाती है। अभियान धीरे से कहता है, मुझे गले लगाओ। प्रज्ञा फिर कंफ्यूज हो जाती है, पर वो ज़्यादा ना सोचकर अभियान को गले लगा लेती है। अभियान प्रज्ञा के कंधे पर चिन रखकर सामने की ओर एकटक देखने लगता है, जहाँ उसकी और आव्या की बचपन की तस्वीर थी। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। अभियान प्रज्ञा को अपने सामने टेबल पर बिठाता है। प्रज्ञा भी चुपचाप बैठ जाती है। अभियान प्रज्ञा के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगी। प्रज्ञा कंफ्यूज होकर देखती है। वो एकदम से कहती है, क्या। अभियान प्रज्ञा के चेहरे को गौर से देखता है। अभियान गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी और मेरी एंजल को हम रैबिट को दे देते हैं। प्रज्ञा ये सुनकर हंसते हुए कहती है, इसमें इतना सीरियस होने जैसी क्या बात है। आव्या कभी भी हमारी एंजल को लेकर जा सकती है। अभियान एकदम से कहता है, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही प्रज्ञा अभियान की बात सुनती है तो उसकी हंसी पल भर में गायब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। प्रज्ञा पूछती है, हमेशा के लिए क्यों, उनका भी तो बच्चा होगा। अभियान प्रज्ञा का जवाब देते हुए कहता है, रैबिट कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही प्रज्ञा को झटका लगता है। वो हैरानी से अभियान को देखती है और तेज़ आवाज़ में कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, आव्या ये नहीं सह पाएगी। प्रज्ञा को ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने कह दिया हो कि वो माँ नहीं बन सकती। अभियान प्रज्ञा को सब कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद तो प्रज्ञा की भी आंखें नम हो जाती हैं। अभियान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम एंजल को दे देते हैं और हम दोनों दूसरा बेबी कर लेंगे। प्रज्ञा अपनी प्रिंसेस जैसी बेटी को देखती है, जिसे अभियान को देखकर रोंदू आवाज़ में कहती है, ये कोई सामान है क्या जो हम आव्या को दे दें और हम दूसरा लेकर आ जाएं। साजन, मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, मैं कैसे इसे अपने से दूर कर सकती हूँ।
अवन्या दोनों को देखते हुए खेल रही थी। वो खेलते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अव्यान प्रणय के दोनों गालों पर हाथ रखकर कहता है, हमारी तो फिर भी अभी और हो सकती है। एक गया तो क्या हुआ, हम और 4-5 कर लेंगे, और वैसे भी ये आएगी तो यहाँ पर ही। प्रणय एकदम से इमोशनल होकर बोलती है, पर मुझे माँ नहीं बोलेगी ना। अव्यान ये सुनकर खुद भी अवन्या को देखता है। अगर ऐसा होगा तो उसकी बेटी को पास देखकर भी दोनों उस पर हक नहीं जता पाएंगे। उनकी बेटी दोनों को कभी माँ पापा नहीं बोलेगी। लेकिन अव्यान को इस वक्त सिर्फ फिक्र थी तो आव्या की। आव्या को कहीं सदमा लग गया तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल था। एक भाई अपनी बहन को सदमे में तो नहीं देख सकता था ना। प्रणय अव्यान को देखती है, फिर अवन्या को अव्यान की गोद में देकर कहती है, जाइए, एंजल वैसे भी बहुत रोती रहती है, मुझे सोने भी नहीं देती, छोड़कर आइए इसे आव्या के पास, मैं तो आराम से जाकर सोऊंगी अब। बोलते हुए प्रणय मुस्कुराते हुए उठकर जाने लगती है। प्रणय जा ही रही थी तभी अचानक अव्यान उसके हाथ को पकड़ लेता है। प्रणय के कदम वहीं रुक जाते हैं। अव्यान प्रणय को एकटक देखते हुए कहता है, पता है सजनी, तुम बहुत स्ट्रांग हो। प्रणय कुछ नहीं कहती। अव्यान अवन्या को लेकर जाता है और प्रणय के आगे खड़ा हो जाता है। प्रणय की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो सिर उठाकर अव्यान को देखती है और कहती है, क्या मैं आज के दिन अपने बच्चे के साथ जी सकती हूँ। अव्यान प्रणय की गोद में बच्ची को देकर उसके आंसुओं को पोंछता है। प्रणय जल्दी से अवन्या को अपने सीने से लगाती है। अव्यान दोनों को एक साथ गले लगा लेता है। रात का वक्त। आव्या बेड से टिककर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रुद्र उसे खाना खिला रहा था। आव्या मुंह खोलकर खाना भी खा रही थी। 2 बाइट लेने के बाद आव्या एकदम से रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है। रुद्र उसे देखने लगता है। आव्या रुद्र को देख ही नहीं रही थी, वो कहीं खोई हुई थी। वो मरी हुई सी आवाज़ में कहती है, हो गया, खाने का मन नहीं कर रहा है। रुद्र लाचार सा आव्या को देख रहा था क्योंकि आव्या ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रुद्र थोड़ा कोशिश करते हुए कहता है, बेबी गर्ल, थोड़ा सा खा लो। आव्या नाम में सिर हिलाती है। रुद्र उसे एकटक देखते रहता है। आव्या जहाँ हर पल खिली खिली रहती थी, आज उसके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। रुद्र एकदम से कहता है, तुम अच्छे से नहीं खाओगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आव्या कुछ भी नहीं कहती। वो चुपचाप किसी ख्यालों में डूबी हुई बैठी थी। वो शायद उसे कुछ भी सुनाई भी नहीं दे रहा था। रुद्र थोड़ी कोशिश करता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। आव्या वैसी की चुपचाप बैठी रहती है। रुद्र एक गहरी सांस लेकर प्लेट साइड में रखता है और आव्या को दवाई देकर बेड पर लिटा देता है। रुद्र आव्या के माथे पर किस करता है और उससे दूर हो जाता है। आव्या करवट बदलकर सामने की ओर चुपचाप देखती रहती है। रुद्र प्लेट को लेकर कमरे से निकल जाता है। रुद्र के निकलते ही आव्या अपने पेट पर हाथ रख लेती है। उसके आंसू एकदम से ही उसकी आंखों से निकलकर बहने लगते हैं। वो रो नहीं रही थी, उसके आंसू अपने आप किसी नदी की तरह बह रहे थे। रुद्र किचन में जाकर खाने की प्लेट रखता है। रुद्र को देखते ही नैना उसे बुलाती है। रुद्र नैना के बुलाने से सोफे पर जाकर बैठ जाता है। नैना रुद्र के चेहरे को देखकर पूछती है, आव्या को क्या हुआ है? डॉक्टर आई थी और तुम दोनों बाहर ही नहीं निकल रहे। रुद्र बिल्कुल चुप था। इस वक्त वहाँ नैना और सोहानी मौजूद थे। रुद्र कुछ पल तो चुप रहता है, फिर बिना एक्सप्रेशंस के कहता है, मॉम, आप मुझसे और बेबी गर्ल से बच्चे की उम्मीद मत कीजिए। बेबी गर्ल कभी माँ नहीं बन सकती। नैना और सोहानी जैसे ही ये सुनती हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा जोर का झटका लगता है। रुद्र कहता है, आपने जिस लड़की को यहाँ काम करने के लिए रखा था उसने बेबी गर्ल के पीछे जाकर एबॉर्शन पिल्स खिला दी। वो पिल्स इतनी ज़्यादा हाई थी कि अब बेबी गर्ल के प्रेग्नेंट होने के कोई चांस नहीं रहे। नैना के चेहरे पर एकदम से ही पछतावा दिखने लगता है। सिर्फ नैना ही नहीं बल्कि सोहानी के भी, क्योंकि उसे भी अब तक यही लगता था कि द्रांश ने आव्या के साथ ऐसा करवाया है जो वो कुछ पल भूल चुकी थी। रुद्र अपने सिर को पकड़कर कहता है, मुझे लग रहा है बेबी गर्ल सदमे में जा रही है। उसे बच्चा चाहिए, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। रुद्र अपने बालों को नोच रहा था। नैना देख पा रही थी कि रुद्र कितना ज़्यादा परेशान है। थोड़ी देर सोचने के बाद नैना कहती है, तुम तो बाप बन सकते हो ना, सैरोगेसी। वो इतना ही बोलती है कि रुद्र तुरंत नैना को देखकर कहता है, नो मॉम, मैं बच्चा करूँगा तो सिर्फ बेबी गर्ल के साथ ही करूँगा। मैं हमारे बच्चे को किसी और की कोख में पलने नहीं दूंगा। सोहानी ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। उसे अंदर से आव्या के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। आव्या हमेशा से मस्त मौज में रहने वाली लड़की थी और उसके साथ ही ऐसा हुआ। अब तो उसके ना होठों पर हंसी होगी और ना ही मुस्कुराहट। ये सब कुछ सोचते हुए सोहानी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। नैना का चेहरा उतर चुका था। रुद्र अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ओके मॉम, मैं चलता हूँ, बेबी गर्ल को सुलाना भी है। नैना कहती है, हाँ जाओ और उसे खुश रखने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा उसे। रुद्र अब कुछ नहीं कहता और ऊपर कमरे की ओर बढ़ जाता है। सोहानी कमरे की ओर देखते हुए कहती है, आंटी ये तो बहुत ही दर्द भरा है। नैना भी कमरे की ओर देखकर कहती है, बस रुद्र उसे संभाल ले। कमरे में रुद्र आव्या के पास लेट जाता है। आव्या अब तक वैसी ही लेटी थी, आंखें खोलकर। रुद्र आव्या के सिर को अपने सीने पर रखता है और उसे पकड़ लेता है। वो आव्या के हाथ को अपने कमर पर रख लेता है। अब वो चुपचाप सा खुद भी सामने की ओर देखकर सोचने लगता है। रुद्र कुछ सोचते हुए आव्या के फ़ोन को देखता है। वो सारी वॉइस मैसेज अब डिलीट हो चुके थे। ये देखकर अब रुद्र फ़ोन को अपनी जगह पर रख देता है।
वो अब आव्या को देखकर उसके माथे पर धीरे से किस करता है। आव्या उसी तरह चुपचाप थी, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। रुद्र आव्या की गर्दन के पास अपने हाथ घुमाता है। वो आव्या के कान के पीछे अपने हाथों को ले जाकर एकदम से ही दबाता है। आव्या एकदम से ही बेहोश हो जाती है। आव्या का ना सोना उसकी सेहत पर बहुत असर कर सकता था। उसकी आंखें बंद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आव्या की आंखें अब बंद हो चुकी थी। रुद्र आव्या की बंद आंखों को चूमता है, फिर उसे अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह रुद्र ने आव्या को नहला दिया था और अब वो आव्या को सजा रहा था। आव्या को इस वक्त उसने प्यारी सी प्रिंसेस ड्रेस पहनाई हुई थी, क्योंकि वो उसे कहीं ले जाने वाला था। रुद्र आव्या का हल्का मेकअप करके उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर देता है। आव्या ने पिंक प्रिंसेस ड्रेस पहनी थी। रुद्र ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर आव्या को अच्छे से देखता है। वो ये देख रहा था कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। रुद्र को सोचते हुए आव्या के माथे पर बिंदी लगाता है, जिससे आव्या की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। बस कमी थी तो एक मुस्कान की। दरवाजे पर एक सर्वेंट नॉक करके कहता है, मैडम नीचे बुला रही हैं। रुद्र अपने फ़ोन को पॉकेट में रखता है और आव्या के भी, फिर उसे गोद में उठा लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे आव्या कोई गुड़िया हो। रुद्र आव्या को लेकर हॉल में पहुंचता है तो उसकी नज़र अव्यान और प्रन्या पर पड़ती है। रुद्र आव्या को लेकर जाकर सोफे पर आराम से बैठाता है। आव्या का ध्यान किसी पर भी नहीं था। आव्या को इतना सजा हुआ देखकर नैना रुद्र से पूछती है, आप आव्या को लेकर कहीं जा रहे हैं? रुद्र कहता है, हाँ मॉम। अव्यान की नज़र इस वक्त आव्या पर थी। आव्या प्रिंसेस की तरह तो लग रही थी, पर उसके चेहरे की रंगत की वजह से उसका सजना बेकार था। प्रन्या जाकर आव्या के पास बैठती है और उसे बुलाती है। आव्या बिल्कुल चुप थी, जैसे उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। कुछ देर तक तो आव्या उसी तरह से चुप रहती है। उसे इतना ज़्यादा चुप देखकर प्रन्या अवन्या को आव्या की गोद में रख देती है, जिससे आव्या की नज़र अवन्या पर चली जाती है। अवन्या अपनी उंगली को मुंह में डाले हुए थी। आव्या उसके इतने ज़्यादा सदमे में थी कि जैसे उसे लगा कि ये उसका ही बच्चा हो। आव्या तुरंत उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। प्रन्या ये देखकर मुस्कुराते हुए आव्या के कंधे पर हाथ रखती है। प्रन्या की मुस्कुराहट में भी दर्द झलक रहा था। द्रांश खड़ा था। आव्या के साथ अव्यान और प्रन्या के एक्शन को वो भी गौर कर रहा था। प्रन्या के होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि दर्द भी था। वो कुछ पल मुस्कुराकर अव्यान के पास जाकर बैठ जाती है। आव्या ने अवन्या को गले ऐसे लगाया था जैसे अभी अवन्या उसकी कोख से पैदा हुई है। रुद्र कभी अव्यान और प्रन्या को देखता, फिर आव्या को देखता। कुछ समझते हुए रुद्र एकदम से आगे बढ़कर अव्यान का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाता है। आव्या के चेहरे पर इस वक्त सुकून छलक रहा था। प्रन्या उसे उसकी हालत में छोड़कर अब सुहानी से मिलती है, क्योंकि आव्या को अब कुछ भी बोलना कुछ फ़ायदा नहीं देने वाला था। वहीं रुद्र अव्यान को स्टडी रूम में लेकर गया। रुद्र अव्यान को देखकर पूछता है, ये तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? अव्यान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी बहन का दर्द कम कर रहा हूँ। उसे इस वक्त एक बच्चे की बहुत ज़रूरत है, सो वही कर रहा हूँ। रुद्र एकदम हैरान नज़रों से उसे देखता है, फिर उससे कहता है, तू क्या पागल है? मैं संभाल रहा हूँ ना उसे मैं अच्छे से संभाल लूँगा। अव्यान एकदम से कहता है, नहीं संभाल पाएगा तू, वो बहुत ज़िद्दी है, पता है ना। उसी तरह इसके इमोशंस भी बहुत ज़िद्दी हैं। मैं अपनी रैबिट को ऐसे नहीं देख सकता। रुद्र फ्रस्ट्रेट होकर ज़ोर से कहता है, अरे तो अपनी रैबिट के चक्कर में तू अपनी वाइफ को क्यों भूल रहा है? इसके लिए आसान नहीं है अपने बच्चे से दूर रहना। तेरे हर डिसीज़न की मैंने रिस्पेक्ट की है, पर ये बिल्कुल भी नहीं। इस बार तू गलत है। अव्यान कहता है, तू समझ नहीं रहा, वो खुद को जीने नहीं देगी। तुझे पता है, उसे हमेशा से बच्चे प्यारे हैं और अपने बच्चे के बारे में उसने बहुत कुछ सोचा था। अब सब बिखर गया तो वो खुद को ऐसे बिखेर देगी कि हम उसे बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर के आव्या की जान पर बात आ सकती है। रुद्र एकदम से चुप हो जाता है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद रुद्र नाम में सिर हिलाकर कहता है, नहीं, वो संभल जाएगी। तू अपनी बच्ची को अपने पास रख। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी वजह से तुम्हारी वाइफ को घुट घुट कर जीने दूँ। तू जा यहाँ से, मैं उसे संभाल लूँगा, समझ आया? रुद्र मेरी बात सुनो। अव्यान इतना ही बोलता है कि रुद्र तुरंत स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। वो हॉल में जाकर सीधे आव्या से अवन्या को छीन लेता है। आव्या अपने हाथ बढ़ाकर धीरे से कहती है, मेरा बच्चा। रुद्र अवन्या को प्रन्या को देता है और कहता है, इसे और अपने पति को लेकर चली जाइए यहाँ से। बोलते ही रुद्र आव्या को देखता है। आव्या अब भी अवन्या को देखकर कहती है, रुद्र मेरा बच्चा। रुद्र आव्या के पास जाकर उसे खड़ा करता है और उसके कंधे को पकड़कर जोर से चिल्लाता है, हमारा कोई बच्चा नहीं है, समझ आया? हमारा बच्चा मर चुका है और अब हमारा कोई बच्चा नहीं होगा, ना अब ना कभी जिंदगी में। हमें ऐसे ही जीना है बेबी गर्ल, हमारा कोई बच्चा नहीं होगा। रुद्र आव्या को देखता है जो बिल्कुल चुप थी। रुद्र उसे हिलाते हुए चिल्लाकर कहता है, सदमे से बाहर आओ बेबी गर्ल, हमारा कोई बच्चा नहीं होगा, हमारा बच्चा मर चुका है।
आव्या के दिमाग में रुद्र की बातें रिपीट होने लगती हैं। वो सारी बातें उसे तीर की तरह चुभ रही थी। आव्या इन सारी बातों को सुनते सुनते एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। रुद्र घबराई हुई आवाज़ में बुलाता है, बेबी गर्ल। वो आव्या को वैसे ही सोफे पर लिटाता है। रुद्र आव्या के गाल को थपथपाता है। अव्यान एकदम से ही रुद्र को धक्का देकर कहता है, तू कैसे मारना चाहता है? मैंने कहा था ना कि वो अपने इमोशंस को नहीं संभाल सकती। अब दूर रह तू। अव्यान ज़मीन पर एड़ियों के बल बैठकर आव्या को बुलाता है। रुद्र के दिमाग ने तो अब काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर रहा था। अव्यान अब आव्या के चेहरे पर पानी छिड़कता है। आव्या अपनी पलकों को झपकाते हुए अपनी आंखें खोलती है। आव्या अव्यान को देखती है, फिर उसके सामने खड़े रुद्र को देखते ही आव्या को उसके चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगती है। आव्या झट से अव्यान को गले लगाकर रोने लगती है। आव्या रोते हुए कहती है, भाई मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह पा रही हूँ। इट्स टू मच हर्टिंग मी। मैं ऐसे नहीं जी सकती। आव्या की हालत को देखते हुए सुहानी द्रांश को देखते हुए कहती है, मुझे लगता था कि मेरे माँ पापा से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बट अब पूरा यकीन के साथ बोल सकती हूँ, आव्या के साथ जिसने ये किया वो इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। आव्या कितना रो रही है। बोलते हुए सुहानी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। द्रांश सुहानी के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, उसे बुरा इंसान नहीं, सबसे बड़ा कमीना कहते हैं। सुहानी, प्रज्ञा और आव्या अब कमरे में थे। वहीं अव्यान, रुद्र, द्रांश और नैना नीचे बैठे थे। नैना अव्यान और रुद्र को देखकर कहती है, तुम दोनों पहले शांत रहो, मैंने भी अपना बच्चा खोया है, मैं आव्या की कंडीशन समझ सकती हूँ। और अव्यान, जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी कमज़ोर थी पर मैं संभल गई, आव्या भी धीरे धीरे संभल जाएगी। अव्यान बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहता है, मॉम आपने सिर्फ एक बच्चा खोया था पर रैबिट ने हमेशा के लिए खो दिया, सो ये करना ज़रूरी है। नैना एक पल के लिए शांत हो जाती है। हाँ, नैना के समय एक को खोने के बाद नैना ने दूसरा पाया भी था। बहुत देर से चुपचाप बैठा द्रांश बहुत ही सीरियस आवाज़ में कहता है, आई डोंट बिलीव कि वो सारी रिपोर्ट सही हैं। रुद्र चुपचाप सा सीरियस होकर कहता है, मैंने अपनी आंखों के सामने रिपोर्ट्स बनवाई हैं, मैं दूसरों की बातों पर बिलीव नहीं करता। द्रांश एकदम से कहता है, सो प्रॉब्लम क्या है? जितने बच्चे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, वैसे भी मेरा बच्चा हमेशा तो यहीं अवेलेबल है। सुहानी जो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही थी वो तुरंत कहती है, हाँ दंश सही कह रहे हैं, मेरा सुहांश दोनों को माँ बोलेगा, बाप तो एक जैसे ही दिखते हैं। सुहानी द्रांश के पास आकर बैठ जाती है। नैना सुहानी और द्रांश दोनों को देखती है। बात तो बिल्कुल सही थी, चारों एक साथ तो रहते थे। रुद्र तो बिल्कुल चुप था, उसके दिमाग ने तो पूरी तरह से काम करना ही बंद कर दिया था। काफ़ी देर तक वो बस सोचते रह जाता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। द्रांश सबको शांत देखकर सुहानी के कान में कुछ कहता है। सुहानी द्रांश को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देती है। नैना अब सभी लोगों को देख रही थी। पहले तो रुद्र को संभालने वाला सिर्फ अव्यान था, लेकिन अब द्रांश भी था जो रुद्र को संभालता है। अव्यान उठकर कमरे में जाता है और आव्या से मिलता है। आव्या फिर से चुपचाप बैठी थी और प्रज्ञा उससे बातें कर रही थी। हालांकि वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। अव्यान आव्या को धीरे से गले लगाता है और उससे कहता है, अपना ख्याल रखना रैबिट। बोलते हुए वो प्रज्ञा को इशारे करता है। प्रज्ञा उठकर खड़ी हो जाती है। प्रज्ञा और अव्यान अब कमरे से निकलने लगते हैं। दरवाजे पर रुद्र उन्हें मिल जाता है। अव्यान रुद्र को गले लगाकर कहता है, जब ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो तो रैबिट से दूर रहना। बोलते ही वो रुद्र से अलग होकर उसे देखता है। रुद्र इस वक्त अव्यान से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अव्यान और प्रज्ञा वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र आव्या के पास जाकर बैठता है। आव्या बहुत ज़्यादा शांत थी। रुद्र अपनी किए हरकत को याद करके आव्या का हाथ पकड़ लेता है। आव्या धीरे से सिर उठाकर रुद्र को देखती है। अब वो बहुत धीरे से कहती है, रुद्र क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी मेमोरी डिलीट हो जाए? मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा। मुझे बस दर्द हो रहा है रुद्र, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रुद्र आगे बढ़कर आव्या को गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर बिना मतलब के चिल्लाया। रुद्र आव्या को दूर करके उसकी आंखों में देखता है। आव्या की आंखें पूरी सूज चुकी थीं। आव्या रुद्र की आंखों में देखकर कहती है, रुद्र मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी ना? रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं होने दूंगा? आव्या रुद्र की आंखों में एकटक देखती है। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए बस उसकी आंखों में देख रहा था। आव्या बहुत धीरे से कहती है, क्या हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं? रुद्र एक गहरी सांस लेकर कहता है, नो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पर कोई भी कमी निकाले। यू आर माई ऑलवेज परफेक्ट बेबी गर्ल। अगर हमने बच्चा अडॉप्ट किया तो सबको पता चल जाएगा और लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। जब तुम्हें कोई बच्चे के बारे में बोले तो तुम टूटना मत, ओके? उनसे कहना कि मैं नहीं चाहता, हम दोनों बहुत बाद में करेंगे। एंड वैसे भी मुझे हमारे बीच कोई नहीं चाहिए, तुम और मैं हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आव्या रुद्र की बात को बहुत अच्छे से सुन रही थी और वो कुछ सोचते हुए कहती है, मेरी कमी की वजह से तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मैं तुम्हारे वंश को नहीं बढ़ा सकती। रुद्र आव्या के माथे पर अपने माथे को जोड़कर कहता है,
तुम मेरी लाइफ हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो जीऊँगा कैसे बेबी गर्ल? और वंश बढ़ाकर बस सिटी की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अच्छा है ना कि हम उसे नहीं बढ़ा रहे। आव्या एकदम से हंसने लगती है। आव्या की दर्द में हंसी देखकर रुद्र को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आव्या की नाक पर किस करके कहता है, नाउ नो रोना धोना, ओके? आव्या रोंदू आवाज़ में कहती है, मैं नहीं रोती। अपने आप आंखों से आंसू निकलते हैं। रुद्र हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, इन आंखों को पनिश करना पड़ेगा। आव्या अब रुद्र के सीने में मुंह छुपाते हुए कहती है, नो पनिशमेंट, मुझे अब से कोई पनिशमेंट नहीं दोगे। रुद्र आव्या की बालों को सहलाते हुए कहता है, ओके आज से नो पनिशमेंट, ओनली इंजॉयमेंट। पर जब तुम खुद को चोट पहुंचाती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आव्या उसी तरह से रुद्र के सीने में छुपे हुए कहती है, गुस्सा आएगा फिर भी पनिश नहीं करोगे। रुद्र थोड़ा सोचकर आव्या के बालों पर किस करता है और कहता है, ओके नो पनिशमेंट। थोड़ी देर तक दोनों चुप हो जाते हैं। फिर आव्या एकदम से रुद्र से दूर होकर कहती है, रुद्र मुझे बाहर जाना है, घर में थोड़ी घुटन सी लग रही है। रुद्र रुमाल निकालकर उसे गीला करता है और आव्या के पूरे फेस को क्लीन करता है। पूरे फेस को क्लीन करने के बाद वो आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, चलो। आव्या जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, गोदी लो। रुद्र थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आव्या को गोदी में उठाता है। आव्या अपने दोनों पैर रुद्र की कमर पर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर लपेटकर कंधे पर चेहरा रख देती है। दोनों अब कमरे से निकल जाते हैं। आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आव्या को प्रणया की बातें याद आने लगती हैं। आव्या मुझे गलत मत समझना, पर जितना आप दर्द में हैं उतना ही रुद्र भी दर्द में है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है कि उसे भी कितना दर्द हो रहा है। अगर आप ऐसे टूटकर बिखर जाएंगी तो रुद्र भी ऐसे ही टूटकर बिखरता रहेगा। जैसे आप उनके सामने चीख कर रो रही हैं, वो भी ऐसे ही अंदर चीख कर रो रहा है। आपको क्या लगता है, रिपोर्ट के देखने के बाद जो आपका हाल हुआ है वो उनका नहीं हुआ होगा? उन्हें भी उतनी ही तकलीफ हुई है जितनी आपको हो रही है। इस सिचुएशन में बिखरना नहीं है, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा। और अगर आपको बच्चा चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। साजन और मैं घर से ही डिसाइड करके आए थे। अगर आप चाहें तो आज से मेरी अवन्या आपकी हो जाएगी। आव्या नाम में सिर हिलाती है और धीरे से कहती है, बच्चा खोने का दर्द मैं महसूस कर रही हूँ और ये कितना पेनफुल होता है मुझे समझ आ रहा है। यही दर्द मैं आपको नहीं दे सकती। आपकी अवन्या आपकी ही थी, है और हमेशा आपकी ही रहेगी। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए भाभी, मुझे सिर्फ रुद्र चाहिए। आव्या सबके बारे में सोचते हुए अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को देखने लगती है। रुद्र के चेहरे पर इस वक्त शांति थी, क्योंकि आव्या संभल चुकी थी। आव्या रुद्र के गाल पर धीरे से किस करती है और कहती है, यू आर माई परफेक्ट हस्बैंड फॉर एवर रुद्र। रुद्र आव्या को देखता है, फिर आगे देखकर कार के पास जाकर उसे कार में बिठा देता है। रुद्र आव्या का सीट बेल्ट लगाता है, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आव्या रुद्र की बाजू पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। दोनों एक बहुत ही शांत जगह पर जाते हैं, जहाँ शांति के सिवाय कुछ भी नहीं था, बस झरने का पानी छल छल कर रहा था। दोनों बहुत ही शांति से बैठे हुए थे, तभी अचानक ही आव्या उठकर पानी के अंदर चली जाती है। वो पानी के अंदर जाकर मुस्कुराते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र भी उठकर उसके पास जाता है। आव्या रुद्र का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। दोनों के पानी में जाते ही एकदम से ही बिजली कड़कती है। आव्या आसमान की ओर देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है, आई लव यू रुद्र, आई लव यू। चिल्लाते हुए वो रुद्र को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, देखो मेरी आवाज़ कितनी अच्छी गूंज रही है ना। रुद्र बस एकटक आव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। दोनों खड़े ही थे कि तभी एकदम से ही बारिश गिरने लगती है। दोनों पानी में खड़े होकर बारिश का मजा ले रहे थे। रुद्र की वाइट शर्ट उसकी बॉडी पर पूरी तरह से चिपक रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक हल्का सा उजाला भी था, जिसमें दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। आव्या अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने पर रखे हुए थी, वहीं रुद्र के दोनों हाथ आव्या की कमर पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। आव्या रुद्र की आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, तुम हर सिचुएशन में कोई ना कोई गाना गाते हो ना, अभी भी गाओ ना, मुझे इस वक्त तुम्हारा गाना सुनना है। रुद्र कुछ पल आव्या के चेहरे को देखता है और उसी तरीके से उसकी आंखों को देखते हुए गाता है, दर्द होता है, दर्द होने दो, जख्म गहरा है, इसे रहने दो, आँख रोती है, इन्हें रोने दो, याद आई है, मुझे पीने दो। आव्या रुद्र के गहरे गाने को, मतलब को समझकर उसे बस देख रही थी। वहीं रुद्र भी आव्या की आंखों में देखते हुए उसके होठों को सहलाता है। रात आई है, रात आने दो, नशा होता है, नशा होने दो, दिल जलता है, दिल जलने दो, रात आई है, मुझे पीने दो। दर्द होता है, दर्द होने दो, जख्म गहरा है, इसे रहने दो, आँख रोती है, इन्हें रोने दो, याद आई है, मुझे पीने दो। आव्या एकदम से ही इमोशनल हो जाती है और झट से रुद्र के गले लगकर रोने लगती है।
उसकी पूरी आवाज़ इस जगह पर गूंज रही थी। रुद्र ने भी उसे टाइटली गले लगाया हुआ था। रुद्र आव्या को गले लगाए उसकी चीखों को सुन रहा था। वो उसकी चीख को गहराई से महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। आव्या के दर्दों को अभी इस वक्त पूरी तरह से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि रुद्र को भी समझ आ चुका था कि आव्या ठीक रहने का बस दिखावा कर रही है। जितना वो अपने दर्द को बाहर निकालेगी उसे उतना ही अच्छा फील होगा। आव्या की चीखें सुनते सुनते रुद्र की भी आंखों से आंसू बह जाते हैं। कौन कहता है कि लड़का रोता नहीं, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो। रोना किसी की कमज़ोरी को नहीं दर्शाता, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना बाहर निकाला जाए उतना वो हमें स्वस्थ रखता है। रुद्र के आंसू की बस एक बूंद गालों से बहकर पानी में गिर जाती है। टू बी कंटिन्यूड।